afternoon and welcome back to Thorough Newspaper Analysis. Today is 27th of April and this entire video series it's brought to you by LawSeeker. And also with this we've come to almost an end to the fourth month of this year. We would really hope that this entire year has been kind to you and you've been thorough with your preparation. So on this very positive note, let's dive into the TNA. The agenda for the same can be seen right here on your screens. So firstly, we're going to have an understanding of two important editorials. The first editorial that we're going to deal with is titled as How Can a Juvenile Be Tried as an Adult in a Court? देखिए, you would be familiar with the fact कि जब भी किसी जुवेनाइल की ट्रायल का मैटर कंसर्न होता है तो रेलेवेंट प्रोविजंस आर गिवन अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015। अभी इस एक्ट में एक मैकेनिज्म है जो ये कहता है कि अगर किसी चाइल्ड ने कोई हीनस क्राइम कमिट किया है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हैज़ टू कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट एंड जब वो असेसमेंट हो जाएगा इट हैज़ टू डिसाइड कि क्या दैट पर्सन बी ट्राइड वेदर ही कैन बी ट्राइड एज एन अडल्ट। इसी के रिस्पेक्ट में हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स उन्होंने कुछ गाइडलाइंस रिलीज करी है। सो वी गोइंग टू हैव अ लुक एट द सेम। सेकंड आर्टिकल फॉर द डे इज प्रॉमिसिंग बिल। देखिए, दिस आर्टिकल डील्स विद द रीसेंट डेवलपमेंट दैट हैज कम फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान, जहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट ने हाल ही में एक बिल प्रपोज किया है टू गवर्न द गिग इकोनॉमी। और जो वर्कर्स हैं जो कि वो कैन बी टर्म्ड एज गिग वर्कर्स, जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल लें स्विगी का, तो स्विगी हैज़ देयर डिलीवरी पार्टनर्स। उन डिलीवरी पार्टनर्स को लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोविजंस इस बिल में प्रोवाइडेड है। दिस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग बिल एंड ऑल्सो an applause worthy initiative of the government. And the second segment that we're going to cater to is the national news update segment, where we deal with the news update segment, where we deal with the national as well as the international news. And thirdly, we're going to deal with the legal news update segment, जहाँ पर हम important legal news की discussion करते हैं. So with this, let's dive into the TNA. The first editorial is titled as How Can a Juvenile Be Tried as an Adult in the Court? So let's understand the why of this article. देखिए, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के पास एक मैटर आया, द टाइटल ऑफ विच इज वरुण चंद्र ठाकुर वर्सेस मास्टर भोलू एंड अनदर। इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस किया कि ये जो पूरा प्रिलिमिनरी असेसमेंट को कंडक्ट कराने का टास्क है ना, दिस इज अ वेरी डेलिकेट टास्क एंड इट हैज़ टू बी कंडक्टेड वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबली। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर डायरेक्शंस दी सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड टू द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एज वेल एज टू दी कमीशंस जो कि स्टेट में फंक्शन करती है। उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यू कम अप विद गाइडलाइंस ऑन दिस पर्टिकुलर असेसमेंट। इसी के रिस्पेक्ट में रिसेंटली इन द मंथ ऑफ अप्रैल द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स उन्होंने ये 14 पेज का डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है स्टेटिंग दीज गाइडलाइंस। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि लीगल मैकेनिज्म क्या है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के दो प्रोविजंस रेलेवेंट हैं, सेक्शन 14 सब सेक्शन 5 एंड सेक्शन 15। तो सेक्शन 14 सब सेक्शन 5 कहता है कि अगर कोई चाइल्ड इज एजड 16 ईयर्स एंड अबव he has to be dealt with in accordance with the provisions of section 15. सेक्शन 15 कहता है कि अगर कोई बच्चा 16 ईयर्स से ऊपर है एंड 18 ईयर्स के विद इन है, सो 16 एंड 18 इस एज ब्रैकेट में अगर कोई फॉल करता है एंड he has committed a heinous crime, then the juvenile justice board has to conduct a preliminary assessment and ये देखा जाएगा whether the child has the mental as well as the physical capability of understanding the crime that he has committed and he is capable of doing so. अगर आंसर इज येस तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक ऑर्डर पास करेगा ये बताते हुए कि ये जो ट्रायल है इट इज नाउ ट्रांसफर टू दी चिल्ड्रंस कोर्ट विच हैज द ज्यूरिसडिक्शन। यहाँ पे हमें समझने की एक चीज़ ज़रूरत है कि व्हाट इज अ हीनस क्राइम। तो देखिए, इसके रिस्पेक्ट में सेक्शन 2 सब सेक्शन 33 रेलेवेंट प्रोविजन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का। दिस इज ऑल्सो रेलेवेंट फॉर दोज ऑफ यू हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेम्प्टिंग राजस्थान जुडिशरी बिकॉज ये उसके सिलेबस में है। तो इट सेज कि हीनस क्राइम वो होगा, ऑफेंस वो होगा जो कि विच इज मेड पनिशेबल ईदर इन द आईपीसी और एनी अदर लॉ विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स और मोर। सो 7 साल या 7 साल से ज़्यादा के पनिशेबल ऑफेंसेस हीनस ऑफेंसेस होते हैं। Now let's understand and dive into the guidelines itself in order to further understand this issue. So see, सबसे पहले तो let's understand the purpose of this particular guideline. तो देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ऑफेंसेस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। पहले तो वी हैव हीनस ऑफेंस, सेकंड वी हैव पेटी ऑफेंस, थर्ड वी हैव द सीरियस ऑफेंस। हीनस ऑफेंस जैसे कि हमने अभी देखा था 7 साल या उससे ज़्यादा के जो ऑफेंसेस हैं पनिशेबल वो हीनस ऑफेंसेस होते हैं।
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि रेलेवेंट प्रोविजंस क्या क्या है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। तो पहला तो है सेक्शन 14 सबसेक्शन 5 क्लॉज एफ सबसेक्शन 2, जो कि बात करता है कि 16 ईयर्स से ऊपर के जो बच्चे हैं दे आर गोइंग टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 15। सेक्शन 15 के प्रोविजंस हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। अब अगर हम एम की बात करें कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट का व्हाट इज द सोल पर्पस ऑफ इट, तो देखिए गाइडलाइंस में कैटेगोरिकली मेंशन्ड है द सोल पर्पस ऑफ दिस असेसमेंट इट इज टू डिटरमिन वेदर द चाइल्ड इज और शुड बी ट्राइड बाय द चिल्ड्रंस कोर्ट एज एन अडल्ट। ये जो असेसमेंट है इसको वी शुड नॉट टेक इट एज अ मिनी ट्रायल एंड वी शुड नॉट टेक इट एज अ प्रिक्लूड टू द ट्रायल विच इज टू बी कंडक्टेड बाय द चिल्ड्रंस कोर्ट और द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। एंड अगर हम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें जो कि प्री रेक्विजिट्स हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग दिस असेसमेंट, इट इज कि एक तो हीनस ऑफेंस होना चाहिए, दूसरा द चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैज टू फॉल इन दिस एज ब्रैकेट। अब हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसेट। देखिए आप में से जितने भी अगर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होंगे यू वुड सी दैट डिटर्मिनेशन ऑफ एज ये बहुत ही कंटेशियस इशू रहता है जब भी जुवेनाइल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस एक्ट गाइडलाइन में कैटेगोरिकली पहले ही बोल दिया है कि आपको एज डिटर्मिन करने के लिए ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी हैज़ टू बी फॉलोड। पहला प्रेफरेंस हम देंगे जो स्कूल के रिकॉर्ड्स में डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है उसको, या फिर जो हमें बोर्ड के द्वारा मार्कशीट इशू करी जाती है उनमें जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है उसको। अगर वो एब्सेंट है तो देन वी गो टू बर्थ सर्टिफिकेट विच इज इशूड बाय योर कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल अथॉरिटी या फिर पंचायत के द्वारा। अगर वो भी एब्सेंट है और वो नहीं है तो फिर हम जाएंगे मेडिकल एविडेंस के टुवर्ड्स। ऑसिफिकेशन टेस्ट एक टेस्ट होता है तो दैट कैन बी कंडक्टेड, या फिर कोई और लेटेस्ट मेडिकल एज डिटर्मिनेशन टेस्ट है तो दैट कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड। देखिए दीज आर द फैक्टर्स विच आर गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द बोर्ड वाइल कंडक्टिंग द असेसमेंट। तो बोर्ड को ये देखना है कि वेदर द चाइल्ड इज फिजिकली केपेबल ऑफ कंडक्टिंग कमिटिंग द ऑफेंस, वेदर द चाइल्ड हैज द मेंटल कैपेसिटी ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, what were the circumstances in which the offense was committed, and whether the child had the ability to understand the consequences of the offense so conducted। एंड अब हम बात करते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हाईलाइट करी गई है। तो देखिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी असेसमेंट, जैसा कि हमने देखा था सेक्शन 14 सब सेक्शन 5 एंड सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 में। इस गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अगर इट डज नॉट हैव अ मेंबर हु डील्स विद और हु इज अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल विद अ डिग्री ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकियाट्री, then the board shall take assistance of psychologists or other experts जिनका एक्सपीरियंस है in working with children in difficult circumstances। and then हमें एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत होगी who are associated with district mental health program और mental health institution in the district or outside the district। तो थर्ड एंटिटी है वो हमारी प्रोफेशन से है, which means कि child must be provided with a legal aid counsel through the district legal aid service authority। and अगर जो the child he is demanding for a private counsel, अगर वो चाहता है कि मैं private counsel hire करूँ then private counsel can also be provided to the child। and in counsels के काम क्या होगा, they are responsible to assist the child as per the the Juvenile Justice Act and the rules that have been framed in this particular act। also जितने भी experts हैं इनकी ट्रेनिंग करी जाएगी with respect to section 15 of the JJ Act before they are inculcated in the committee। अब जब अगर असेसमेंट पूरी होगी तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा। देखिए पहले तो ये असेसमेंट हमें 3 महीने में ख़त्म करनी है। दूसरी, जैसे ही असेसमेंट खत्म होगा बोर्ड को एक ऑर्डर पास करना है और उस ऑर्डर में ये बताना है कि द चाइल्ड इज वेदर फिट और अनफिट फॉर बीइंग ट्राइड एज एन अडल्ट। अगर बोर्ड को लगता है चाइल्ड इज फिट फॉर ट्रायल एज एन अडल्ट तो देन द बोर्ड शुड ट्रांसफर द ट्रायल टू अ चिल्ड्रंस कोर्ट जिसके पास जूरिसडिक्शन होगी सच ऑफेंस को ट्राई करने की। और इस बोर्ड का जो ऑर्डर है इसका एक कॉपी जो है वो इट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड एज वेल। एंड ऑल्सो जब ये असेसमेंट चल रहा होगा उस दौरान ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं इनको मद्देनज़र रखना होगा। पहली रिपोर्ट है सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। सेकेंड रिपोर्ट इज योर सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एंटीसीडेंट्स एंड फैमिली बैकग्राउंड ऑफ द चाइल्ड एंड कोई और मटीरियल सर्कमस्टांस जो कि असिस्ट कर सके बोर्ड को इन डिटर्मिनिंग और मेकिंग अ साउंड डिसीजन। थर्डली इंडिविजुअल केयर प्लान। देखिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो एक्ट है उसका वन ऑफ द पर्पस इज टू रिहैबिलिटेट द चाइल्ड बैक इनटू द सोसाइटी। एंड उसके लिए काफ़ी सारे उन्होंने स्टेक होल्डर्स भी बना रखे हैं, काफ़ी सारे ऑफिसर्स भी बना रखे हैं
और उनका एक काम ये भी होता है कि वो एक इंडिविजुअल केयर प्लान बनाए कि हाउ द चाइल्ड इज़ टू बी रिहैबिलिटेटेड फर्दर एंड कैसे द चाइल्ड इज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। तो ये जो प्लान है इसको भी मद्देनजर रखना होगा बाय टू द बोर्ड in order to further decide कि क्या करना है फ्यूचर में। एंड देन विटनेस रिपोर्ट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स, जिनमें बेसिकली स्टेटमेंट्स होंगी विटनेसेस की इस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में, उसको भी ध्यान में रखना है। एंड लास्टली इंटरेक्शन विद पेरेंट्स एंड गार्डियन, इट हैज़ टू बी डन। And with this, we've come to an end to the guidelines. The editorial, it ends on a very cautious note and which is rightfully done so, which is कि guidelines तो ठीक है, but हमारे देश में जैसे कि अब तक होता आ रहा है काफ़ी सारे ऐसे legislations हैं जो कि clause worthy होते हैं, but क्योंकि उनकी implementation properly नहीं हो पाती, तो जो object they seek to fulfill वो पूरा नहीं हो पाता। तो यहाँ पे भी देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या फ्यूचर में इन गाइडलाइंस का प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा या फिर नहीं। And with this, now let's take on the second editorial for today, the title of which is Promising Will. As far as the issue is concerned, so देखिए, owing to the smartphone revolution, gig work, it has become a major source of jobs for the youth of India, with an estimated 8 million people in the industry. Gig work क्या होता है, as we already discussed, कि अगर मेरे पास कोई स्किल है या फिर अगर मैं फिजिकल लेबर करने को तैयार हूँ, एंड इफ देर इज समबडी हु इज रेडी टू हायर माई सर्विसेज, आई गो टू दैट पर्सन, I render my services and I get paid back depending on the hourly charges जितने भी मैं which is agreed upon। अब होता क्या है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए इसका एक प्लस पॉइंट तो ये है कि जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है उसके रिस्पेक्ट में दिस इज अ सोल्यूशन कि एक अगर किसी कोई माइग्रेंट वर्कर है लेट्स से और उसको एक इमीडिएट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये दिस इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट दैट यू रेंडर योर सर्विस यू गेट पेड। हावेवर इसके कुछ चैलेंजेस भी है, एंड वन ऑफ द चैलेंजेस इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। अगर हम देखें तो जितने भी ये एग्रीगेट प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनमें कंपटीशन इज़ वेरी कट थ्रोट। तो इससे क्या होता है कि कंपटीशन के उससे द एग्रीगेटर्स दे आर इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन, और हमारे देश में चीप लेबर तो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है, तो देयरफॉर ये जो वर्कर्स हैं इनकी इनकम इज़ वेरी लो, and the workload that they are operating under, that's very high. Also उनके पास एक uncertainty रहती है, the number of hours that they have to work। तो इस रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है कि उनकी बहुत ही ज़्यादा exploitation होती है। And adding to this fact is that gig workers, they are not recognized as workers but they're partners by most aggregate platforms। जैसे कि अभी हो क्या रहा है, लेट्स से स्विगी या जोमेटो, इनके जो जितने भी डिलीवरी जो करते हैं, दे आर कॉल्ड डिलीवरी पार्टनर्स एंड दे आर नॉट टर्म्ड एज वर्कर्स। इसके रिस्पेक्ट में अब क्या हो रहा है, इसके रेपरकशंस ये है कि उनको काफ़ी सारे सोशल सिक्योरिटी एंड रिलेटेड बेनिफिट्स जो कि एक वर्कर को मिलते हैं लॉ में, वो नहीं मिल पाते। तो फर्दर इनकी जो सिचुएशन है वो और वर्सन हो रही है। तो इसी के रिस्पेक्ट में दिस इज़ वन ऑफ द रे ऑफ होप्स, बिकॉज राजस्थान गवर्नमेंट ने रिसेंटली प्रपोज किया है राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल ऑफ 2023। इस बिल को अभी पब्लिक डोमेन में आना रहता है, तो व्हेन इट इज गोइंग टू कम आउट, आई वुड एनकरेज ऑल ऑफ यू टू रीड इट एंड गिव योर सजेशंस। बट एज फार एज द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव एज ऑफ दिस पॉइंट, दिस इज व्हाट इट सेज। तो इस बिल में एक प्रावधान है कि एक वेलफेयर बोर्ड क्रिएट करा जाएगा जिसका 3-4 पर्पसेस ब्रॉडली होंगे। एक तो डिजाइन वेलफेयर पॉलिसीज, हियर सेकेंडली हियर ग्रीवेंसेस ऑफ गिग वर्कर्स ऑन अ पीस रेट बेसिस, एंड थर्डली इस देखिए अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपीस का एक फाइनेंशियल कॉर्पस इस वेलफेयर बोर्ड के लिए प्रोवाइड किया गया है एज सोशल वेलफेयर कॉर्पस। अब ये जो कॉर्पस है ये दिस इज गोइंग टू बी फाइनेंस्ड बाय दीज एग्रीगेटर्स इटसेल्फ। तो होगा क्या, जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होंगी इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए, तो उसका कुछ एक परसेंटेज जो है वो इट इज़ गोइंग टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स मेंटेनिंग दिस पर्टिकुलर कॉर्पस। ऑल्सो इसमें एक प्रोविजन है कि जैसे ही कोई लेट्स से एग्रीगेटर है, कोई प्लेटफॉर्म है, उन पे कोई गिग वर्कर जो है वो रजिस्टर होता है या उसकी सर्विसेज जैसे ही हायर होनी होती है, तो तुरंत ही उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस बोर्ड के पास आ जाएगी, जो कि एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल मेंटेन करके रखेगा, और वो इन्फॉर्मेशन जो उधर फीड होती जाएगी, ताकि हमारे पास एक डेटाबेस हो टू सी कि कितने गिग वर्कर्स हैं इस इकोनॉमी में, क्या अभी ऑपरेशन है, रेट ऑफ हायरिंग क्या है, ताकि हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन बेटर कर पाएँ।
ऑल्सो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देर इज़ अ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, उसमें भी कुछ सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस दिए गए थे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर गिग वर्कर्स, बट अभी तक ये जो स्कीम है इट इज़ मोर और लेस ऑन पेपर्स और उसकी प्रैक्टिकली कोई यूटिलिटी आ नहीं पाई थी. So this particular approach of the Rajasthan government it is indeed commendable and in fact ये काफ़ी सारे और states को भी encourage करेगा to bring forth such sort of legislation. And with this, we dive into the next segment for today, which is the national news. The second segment for today is the national news segment. The first update is with respect to the World Bank's Logistics Performance Index. So, in this particular index, India has shown an improvement by jumping 6 places to rank 38 out of 139 countries. This is the 7th edition of Logistics Performance Index. Moving on, Cabinet has recently given its approval to policy for the medical devices sector. See, medical devices sector, it is a sunrise sector and it has a tremendous growth potential. As far as the present status is concerned, it is a 11 billion US dollar industry and it is expected to move to 50 billion US dollar in the next 5 years. 6 strategies are planned to tap the potential of this sector, and the policy is expected to meet public health objectives of access, affordability, quality, and innovation. Moving on, this update is with respect to Cabinet's approval to establishment of 157 new nursing colleges, government nursing colleges. This meeting was chaired by the Honorable Prime Minister of India and this was held in New Delhi. Moving on, so the publication division of the Ministry of Information and Broadcasting, it is conducting a 3-day children's book exhibition in New Delhi. And this has brought us to the international segment for today. The first update is with respect to Quad Summit. Australian Prime Minister, he has said that his country will host the third in-person Quad Summit. This is going to be held in Sydney on 24th of May. This is going to be attended by the US President and the PM of Japan and the Prime Minister of India. The Quad is committed to supporting an open, stable and prosperous Indo-Pacific that is respectful of sovereignty and ensures security and growth for all. Moving on, this has brought us to the legal update segment, the last segment for today. The first update is coming from the Honorable Apex Court. So the Supreme Court, in the case of Ritu Chabaria versus Union of India, has held that filing incomplete charge sheet without completing investigation, it would not extinguish the right of the accused to get default bail. The Apex Court has recently held that without completing the investigation of a case, a charge sheet or prosecution cannot be filed by the investigating agency simply to deprive an accused of his right to default bail under Section 167 of the CRPC. The second update is also coming from the Honorable Apex Court, which has held that conviction cannot be upheld in the absence of records of the trial court. So the Supreme Court has recently held that the High Court shall not decide an appeal without calling for the records of the case from the lower court. The bench noted that the language of Section 185, it shows that the court sitting on an appeal governed thereby is required to call for the records of the case from the concerned court below. The same is an obligation, power coupled with duty, and it only is after the approval of such record that an appeal can be decided. The name of this particular matter is Jitendra Kumar Rod versus Union of India. And with this, we've come to an end for the TNS for today. In case you want to get access to the free material that has been provided by Law Seco or the TNS slides which have been used in this particular video, I would encourage all of you to join our Telegram channel. For the same, you may click on the link which is provided in the description, or you may scan the barcode here. These are the point of contacts in case you want to get in touch with Law Seco. And the quiz which is based on yesterday's TNA, it is also provided in the description of this particular video. Kindly feel free to go ahead and attempt the quiz. In fact, I would encourage all of you to do so. Thank you for being with us.